समझने के लिए और प्रकृति में विकास के लिए बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े सिद्धांत दिए थे जो आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो उनमें से हम विकासवाद के सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक जो लेमार्क थे, जो बहुत फेमस हुआ था इनका सिद्धांत उस जमाने में। करंट में तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा और बहुत सारी उसमें सच्चाई दिखने लगी, तो बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किए। और आज इनकी सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया भर में ये पढ़ाए जा रहे हैं। यदि ये सिद्धांत गलत होते तो पूरी दुनिया भर में नहीं पढ़ाए जाते। हाँ, कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन पूर्णतः गलत नहीं होते। तो जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, लेमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और उस विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने मुख्यतः 5 चीजें बताई। कौन सी 5 चीजें? कि आंतरिक जैविक शक्ति की हर जीव में अपनी खुद की जैविक शक्ति होती है, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपने शरीर में वृद्धि करता रहता है और विकास करता रहता है। अगला बताया उन्होंने वातावरण का सीधा प्रभाव। निश्चित तौर पे यदि हम वातावरण में रह रहे हैं तो वातावरण का सीधा सा प्रभाव पड़ता है। जैसा वातावरण हमें मिलेगा हम उसी के अनुसार ढलते जाते हैं। बहुत अच्छा स्पष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे, और ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे, और ये समशीतोष्ण जैसे कि हम मान लें कि वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु अलग प्रकार के होते हैं। सीधा सा वातावरण का प्रभाव इसमें पड़ता है। अगला है नई आवश्यकताएं। लेमार्क ने बताया कि नई आवश्यकताएं, यदि हमारे शरीर को नई आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है तो वो अंग विकसित हो जाती है कि नहीं? मतलब जो अंग बार बार काम करेगा ज्यादा तो वो विकसित हो जाते हैं। अब अगला है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित मतलब ऊपर से ही अर्जित कोई अंग, यदि धीरे धीरे हम कोई अंग अलग से विकसित होता है या अर्जित किया हुआ अंग है, वो धीरे धीरे वो लक्षण क्या हो जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगता है, जिसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। अगला बताया उन्होंने अंगों का उपयोग और अनुपयोग। जिस अंग का ज्यादा उपयोग होता है वो अंग विकसित हो जाते हैं, और जिस अंग का उपयोग नहीं होता है वो अंग धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। और अवशेषी अंग उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे कि हमने अवशेषी अंग आपको अभी बताए थे, वो अवशेषी अंग कौन से? जैसे कान। पहले कान विकसित थे क्या? हिलाने के काम आते थे, मक्खियों के हिलाने के काम आते थे, है ना? लेकिन धीरे धीरे उनका उपयोग समाप्त हो गया और हो सकता है भविष्य में कान गायब हो जाए। ठीक, अंत वाली दाढ़ पहले उपयोग में रहे होंगे, लेकिन आजकल वो उपयोग में नहीं है, तो वो अवशेषी अंग के रूप में बचे हुए हैं। और अपेंडिक्स, जब जानवरों में आज भी अपेंडिक्स पाई जाती है, क्योंकि इंसान भी जानवर से ही बना हुआ है, तो हमारे पूर्वजों में अपेंडिक्स पूरी तरह क्रियाशील रही होगी, लेकिन आज क्रियाशील नहीं है, इसलिए अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में है। ऐसे ही रीढ़ की हड्डी में अंत में पाई जाने वाली एक हड्डी लास्ट में, जो बंदरों में पूंछ थी, हमारे पूर्वज थे, लेकिन अब उसका उपयोग नहीं होगा। पूंछ का हमारे शरीर में कोई उपयोग है नहीं, इसलिए वो पूंछ हमारे शरीर से गायब हो गई। लेकिन एबेटिज्म के कारण कभी कभी कुछ बच्चे पूंछ वाले पैदा हो जाते हैं। तो ये 5 सिद्धांत दिया था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने, और उनका सिद्धांत विकासवाद के नाम से मशहूर है। और अगले चार्ल्स डार्विन, ये भी बहुत फेमस वैज्ञानिक रहे हैं, और ये पहले पादरी थे। पादरी मतलब आप जान सकते हैं जो चर्च में रहते हैं, हेड वो थे, और बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति थे ये। धीरे धीरे इन्होंने क्या काम किया कि वहीं के शासन की मदद से एक बीगल नाम के जहाज था, जिसमें उन्होंने 2 साल तक यात्रा की समुद्र की, बीगल नामक जहाज। और प्रकृति में की जो छोटी छोटी घटनाएं थी, उन घटनाओं को उन्होंने ऐड कर दिया। बहुत सारे पक्षियों को देखा उन्होंने, उनकी चोंच का अध्ययन किया, उनके पैर का अध्ययन किया, पेड़ पौधों की आकृति, स्थिति, परिस्थिति और तापमान, इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया था, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। और इसके बाद वहां के लोगों ने इनको मार दिए थे इस सिद्धांत के कारण। पहले जिसने हेल्प किए थे उन लोगों ने इनको मारा, क्योंकि ये चीजें सीधे सवाल धर्म पे उंगली उठाती है, ये सब चीजें, और वो लोगों को मंजूर नहीं होता। अब उन्होंने कौन कौन सिद्धांत दिए थे? पहला है प्रगुणन की दर। प्रगुणन का मतलब
रन होता है, सीधी सी बात कोरोना वायरस के बारे में समझ सकते हो आप। 1 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, अरब होता है, यही प्रगुणन है। ऐसे ही जैसे कि हम देख सकते हैं तारा मछली एक बार में 1 लाख अंडे देती है। और एस्केरिस जो हमारी आंखों में पाया जाने वाला, एगेरिकस एक फफूंद है जो एक बार में एक एगेरिकस 2 अरब बीजाणुओं का निर्माण करता है। बीजाणु हमने बताया था अलैंगिक प्रजनन आप लोगों को। और 2 अरब बीजाणु फिर 2 अरब करेंगे तो पूरी पृथ्वी भर जाएगी इन सबसे। और एक मछली 1 लाख अंडे देती है एक बार में, पूरी नदी भर जाएगी तारा मछली से। लेकिन ये भरती नहीं, क्योंकि जो संपदा है वो निश्चित है, सबको जीना है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, आधे से ज्यादा समाप्त हो जाते हैं। कुछ ही वाइटर होते हैं, कुछ ही मतलब जीवन जिंदा रहने के लिए बचते हैं। तो इसलिए सबके सब जीवित नहीं रहते, है ना। जीवन संघर्ष। अब जीवन संघर्ष से तात्पर्य है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीटाणु जो भी चीजें हैं वो अपने जीवन बचाने के लिए आपस में संघर्ष करते रहते हैं। जैसे इंसान एक दूसरे से लड़ते रहते ना, भाई भाई से लड़ता है जमीन बचाने के लिए, क्योंकि वही एक प्रकार का संघर्ष है। ज्यादा जमीन रहेगी तो अच्छा खाने पीने को मिलेगा, ज्यादा कमाई होगी। पैसे के लिए लड़ते हैं, जमीन के लिए लड़ते हैं। ऐसे पेड़ पौधे भी लड़ते हैं, एक दूसरे पेड़ पौधों से लड़ेंगे, सभी जीव जंतु लड़ते हैं। क्या? इसलिए क्योंकि अपना अस्तित्व बचाए रखना है। तो जो जीवन संघर्ष होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक स्वजातीय संघर्ष, एक अंतरजातीय संघर्ष और एक वातावरणीय संघर्ष। स्वजातीय संघर्ष क्या होता है, एक ही जाति के जीव जंतु और पेड़ पौधों के बीच में जो संघर्ष होता है वो स्वजातीय संघर्ष कहलाता है। जैसे मक्का हम पास में बो दिए खाना, तो अच्छे से पैदा होगा क्या? नहीं होगा। वो एक दूसरे से संघर्ष करेंगे, किसके लिए? भोजन के लिए, पानी के लिए, धूप के लिए, इसके लिए संघर्ष करेंगे। वो करेंगे ना, तो एक दूसरे का हिस्सा खाएंगे तो सब कमजोर हो जाएंगे। ये जो पहले ज्यादा बढ़ गया तो दूसरे को पैदा नहीं होने देगा। ये स्वजातीय संघर्ष हो गया। अंतरजातीय संघर्ष क्या है? यदि हम खेत से खरपतवार और मक्का, ये कोई भी फसल है, ये जीव जंतु के लिए भी हम बोल सकते हैं। ये अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग जाति। खरपतवार अलग जाति, कोई भर्रू मान लें या दूसरे घास वगैरह मान लें, और मक्का मान लें। इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा, ये अंतरजातीय संघर्ष होगा। क्यों संघर्ष इसलिए हुआ? क्योंकि मक्के को जरूरत चाहिए पोषक तत्व की, और जो घास फूस है उसको पोषक तत्व की जरूरत चाहिए, मतलब धूप की जरूरत चाहिए, हवा की जरूरत चाहिए, दोनों चीजों को। तो दोनों के बीच में संघर्ष होगा ना इसमें भी। और इसके अलावा है वातावरणीय संघर्ष। वातावरणीय संघर्ष से मतलब ये है कि वातावरण में हम संघर्ष करते रहते हैं, सभी जीव संघर्ष करते हैं। बहुत ज्यादा धूप से संघर्ष करते हैं, बहुत ज्यादा सूखा से संघर्ष करते हैं, और ठंड से संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष में बहुत सारे जीव जंतु समाप्त भी हो जाते हैं, है ना। और अब अगला देखते हैं, विभिन्नताएं व वंशागति। हमारे शरीर में कोई नई विभिन्नताएं, बदलाव आता रहता है, चाहे मौसम के कारण बदलाव हो, चाहे वो जातीय संघर्ष के कारण बदलाव हो, चाहे अंतरजातीय संघर्ष के कारण बदलाव हो। जो बदलाव हमारे शरीर में आते हैं वो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, वंशागत हो जाते हैं, हमारे जीन में चले जाते हैं। तो ये विभिन्नताएं वंशागति है। अगला है समर्थ का जीवनत्व या प्राकृतिक वर्णन। समर्थ का जीवनत्व मतलब लड़ाई हो रही है सब लोगों के बीच में, लड़ाई हो रही ना, अब उसमें जीवित कौन बचेगा? जीवित वो बचेंगे जो समर्थ हो, जो मजबूत हो। कोरोना से कौन बच रहा है और कौन मर रहा है? कोरोना से वो बच रहे हैं जो समर्थ हैं, मतलब जिसका रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है, जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है, वो बच रहे हैं, वो समर्थ कहलाएंगे। और जो कमजोर है वो मर रहे हैं। ऐसे ही नियम हमारी प्रकृति के लिए भी लागू होता है। हमारी प्रकृति में जो समर्थ होता है वो बच जाते हैं, जो असमर्थ होता है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये है क्या? जीवन का संघर्ष या प्राकृतिक वर्णनवाद। जैसे कि वो बताया था हमने आपको, अतिकृष्णता, जो वहां पे क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में, तो वो एक प्रकार का प्राकृतिक वर्ण था कि वो जो क्या थे, वो कीड़े, वहां जो कीट थे वो पहले कौन से कलर के थे? भूरे कलर के थे, भूरे कलर के थे, और वहां के पेड़ पौधों में छुप जाते थे। लेकिन वहां पे औद्योगिक क्रांति विकसित हुई, औद्योगिक क्रांति कारण कोयला से बहुत ज्यादा धुआं उड़ा, तो उसमें वो कीट
अधिकतर कीट प्राकृतिक वर्ण कर लिए तो काले हो गए, तो पक्षियों से बचे रहे वो। यदि वो काले ना होते जैसे वैसे रहते, पक्षी उनको बीन बीन के खा जाते। तो एक प्रकार का खुद को बचाने के लिए प्राकृतिक वर्ण है ना, ये सृष्टि ऐसी चली आ रही है, ऐसी चली आ रही है, अपने आप को बचाते चले आ रही है। ठीक, अब जो नए पैदा होते थे वो काले पैदा होते थे उनके, ठीक, और जो पूरे कलर के थे वो धीरे 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 समाप्त हो गए। इसके बाद देखते हैं नई जाति की उत्पत्ति। निश्चित तौर पे जब विभिन्नता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो नई जाति, कई पीढ़ियों के बाद नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे बंदर की एक अलग जाति है, हमारी एक अलग जाति है। मनुष्य है ना, मनुष्य जाति के अंतर्गत आते हैं और बंदर एक जानवर के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ और एक बिल्कुल नई जाति बन गई। और ये जो नई जाति का प्रादुर्भाव होता है ये कई दिनों के बाद होता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अब बंदर डायरेक्ट बंदर तो नहीं बन गए ना, वो भी किसी और जीव से बने ना, वो जीव भी किसी और जीव से बना ना। तो धीरे 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 क्या हुआ इनमें